नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके साथ आरपीएससी डब्ल्यू राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसके एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी 20 प्लस क्वेश्चंस उसमें एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि एग्रोनॉमी अपने आप में वास्ट होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो एग्रोमेट्रोलॉजी भी एसोसिएटेड है, कुछ हद तक सीड टेक्नोलॉजी भी एसोसिएटेड है, और कुछ हद तक आपका प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट भी इंपॉर्टेंट इसके साथ अटैच होता है। लेकिन हम ना तो प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ना बहुत लेवल पर जाकर आपका सीड टेक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आरपीएससी डब्ल्यू का एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन दोनों के लिए ही आपका रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आ रहे हैं हम लोग न्यू सिलेबस बेस पर। जो आपका नया सिलेबस है उसी के बेस पर, और ये आपका इसके लिए हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं 1899, और ये टोटल फीस यहाँ पर 8499 थी, लेकिन 31 अक्टूबर तक ये फीस आपकी ये रहेगी। और इसमें हम आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे, और साथ में हम इसमें आपका टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट पीडीएफ कंटेंट नोट्स इसमें अवेलेबल करवाया जाएगा, और साथ में आपके टेस्ट सीरीज जिसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। और साथ में हम आपको पर्सनल मेंटरिंग और डाउट सेशंस, यानी कि बच्चों को जो क्वेश्चंस में डाउट आते हैं या किसी प्रकार के टॉपिक में डाउट आते हैं, तो उन डाउट को भी हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, वो भी लाइव आपके साथ। और एज वेल एज अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, स्टाफ है, तो आप इसको नामात्र फीस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा इसका कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। इस सेशन के अंदर पहला क्वेश्चन आपका है ईस्टर्न विंड मीन। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी के अंदर हम लोग आपका आंसर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को कोई डाउट होगा, और हम इसमें ज्यादा आपका समय भी नहीं लगाएंगे। और ये एग्रोमेट्रोलॉजी का क्वेश्चन एक्चुअल में आ जाता है, तो जो आपकी विंड ईस्टर्न साइड से मूव करती है। अब देखो आप भी जानते हैं अगर कोई हवा ईस्ट से आती है तो वो कहां जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी, तो उसी की तरफ बात हो रही है। तो आपका यहां पर क्या होगा, विंड इज ब्लोन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, तो ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें कोई सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है, ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है। अगला यहां पर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोनी व्हीट। अब देखो मैक्रोनी व्हीट, ब्रेड व्हीट, एमर व्हीट, इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं ना। तो आपको क्या है देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक तो इनका ओरिजिनेशन होता है, एक इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई पूरा का पूरा व्हीट कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका जो है प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा, हिस्ट्री क्या रहा। तो इसके रिगार्डिंग ना मैंने अभी एक रिसेंटली सेशन बनाया था, उसमें मैंने पूरी की पूरी व्हीट क्रॉप को डिस्कस किया था। आपका जो व्हीट का सेशन है वो पूरा हेल्पफुल होगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं दे दूंगा, और इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये सेशन आपके खासकर एओ डब्ल्यू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग और भी एग्रीकल्चर के एग्जाम देते हो तो उसमें भी ये व्हीट क्रॉप का जो सेशन है वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन इसका जो आंसर यहां पर है वो क्या होगा, आपका टेटिकम ड्यूरम होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने पूरा आपको वीडियो दिया हुआ है, इसलिए आप उसकी तरफ जा सकते हो। अच्छा, अब यहां जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि रट्टा मार लो, आप लोग इसको समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपका यहां पर क्या है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, ये कितने लीटर के बराबर होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो कितना आपका स्क्वायर मीटर होता है, 1 हेक्टेयर होता है जी 10,000 स्क्वायर मीटर। और 1 मीटर कितना होता है, अगर हम बात करते हैं 1 मीटर की, तो इक्विवेलेंट होता है आपका 100 सेंटीमीटर। और अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एरिया है, और इसमें आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, 1-1 मीटर है। और अगर आप इन 1-1 मीटर को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यही आपका सेंटीमीटर में होता तो ये भी 100 सेंटीमीटर होता, ये भी आपका 100 सेंटीमीटर होता। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता जी, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहां पर आंसर निकल के आता। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये आपका क्या है, मीटर स्क्वायर में है, और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखो आपका क्या होगा, 1 हेक्टेयर जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या,
अब देखो जो आपका मीटर स्क्वायर था उसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यही आपका 10,000 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया 10,000 यानी कि 10⁸ यहां पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टेयर। अच्छा 1 हेक्टेयर के मल्टीप्लाई भी हम लोग सेंटीमीटर कर देते हैं और इधर भी हम लोग इसके सेंटीमीटर आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप लोग देखोगे कि आपका जो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 10⁸ क्यूब हो गया सेंटीमीटर। लेकिन अब अगर हम बात करें तो 1 जो आपका मीटर क्यूब होता है, सॉरी अगर हम बात करें 1 लीटर जो होता है वो आपका होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब को अगर 1000 से डिवाइड करते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर हम इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं तो आपके लीटर निकल के आ जाएंगे, तो 10⁻⁴ यहां पर क्या हो जाएगा जी आपका लीटर इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁵ लीटर होता है। तो ये एक कैलकुलेशन जो है आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कंफ्यूज कर जाएं। एक बार रोककर वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, आपको दोबारा बता दिया जाएगा, लेकिन समझकर फिर इनको आंसर करने की कोशिश करो। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁵ लीटर जो है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है या बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द शुगर केन क्रॉप। अब देखो कोई भी जो क्रॉप होती है, चाहे हम शुगर केन की बात करें, कॉटन की बात करें, व्हीट की बात करें, तो इनका सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये क्रॉप का लाइफ साइकिल कितना है। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि ये किस सीजन में ग्रो करवाई जा रही है। तीसरा हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी ग्रोथ हैबिट कैसी है। चौथा हमें यह पता होना चाहिए कि इसका प्रोडक्शन कितना होता है। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग इनको जो है डिसाइड करते हैं कि किसी भी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो शुगरकेन की जो क्रॉप है वो आपकी 1 ईयर क्रॉप होती है अगर हम कल्टीवेशन के पर्सपेक्टिव बात करें तो। लेकिन अगर हम इनकी नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो शुगरकेन क्या है आपकी एक पेरिनियल क्रॉप है। तो याद रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है शुगरकेन इज ए टाइप ऑफ, तो आपका यहां पर पेरिनियल क्रॉप है, क्योंकि देखो शुगरकेन का पेरिनियल का मतलब क्या होता है, एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल हम लोग किसी भी क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि उस क्रॉप का टोटल लाइफ साइकिल कितना है। वो आपका इनिशियल यानी कि जब हम बात करते हैं उसकी सोइंग से लेके जब तक वो अपने आप को खुद रेड नहीं हो जाता प्लांट, तो उसका वो लाइफ साइकिल यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगरकेन के अंदर हम लोग जो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे ही कंप्लीट होती है और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुगर का जूस होता है आपका, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन के लिए शुगरकेन जो जूस है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो हमारे लिए क्या है, यहां पर हम उसी स्टेज पर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन शुगरकेन में आपको पता है कि इसकी जो फ्लावरिंग आती है, अच्छा शुगरकेन की फ्लावरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, शुगरकेन की फ्लावरिंग या इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं एरोइंग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एरो। और अच्छा शुगरकेन का जो बाद में सीड प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है आपका, शुगरकेन के सीड को बोला जाता है जी फज। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर आपके सीड प्रोडक्शन और उसके बाद जो अल्टीमेटली प्लांट जो आपका डेड हो जाता है। अब जैसे जो क्रॉप आप लोग नॉर्मली एनुअल प्रोडक्शन क्रॉप करते हो, जैसे आपकी रबी क्रॉप हो गई या फिर खरीफ क्रॉप हो गई, तो जैसे यहां पर हम बात करते हैं वीट की बात करते हैं या फिर हम बात करें खरीफ के अंदर तो राइस की बात करते हैं, तो ये क्रॉप क्या है अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 120 से लेके 140 डेज के अंदर इनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम 145 या 148 डेज की भी कई आपकी जो है वेराइटीज होती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 4 to 5 मंथ में इनका पूरा लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, प्लांट आपका ब्राउन होकर डेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया था। अब अच्छा ऐसे जो फैक्ट है इन फैक्ट को याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इनके लिए बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेशंस यहां पर बातें हो जाती है, तो या तो इनको याद कर लो और दूसरी तरफ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए यहां पर क्या है आपको पता है 200 to 300 सेंटीमीटर इसके लिए आपका हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इसके लिए क्या होगा आपका रिक्वायरमेंट होगा। अगर mm में आ जाता तो वो कितना हो जाता 2000 to 300
mm, अप्रोक्सीमेटली ये 2500 mm क्या होता है इसका ऑन एन एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अलग अलग क्रॉप का जो ड्यूरेशन इन डेज है, वाटर रिक्वायरमेंट है और टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आपका पूरा डिस्कशन दिया गया है। और ये आईसीआर की ही यहाँ पर क्या है आपकी रिकमेंडेशन है। जैसे आपकी राइस की बात करते हैं, ग्राउंडनट की बात करते हैं, सोरगम, मेज, शुगरकेन, रागी, कॉटन, पल्सेस, ठीक है, तो ये वो क्रॉप है जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इनमें से सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन आपका यहाँ पर शुगरकेन ही है और लॉन्ग ड्यूरेशन होने के कारण इसमें वाटर रिक्वायरमेंट भी आपका ज्यादा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे बात करें तो राइस, और राइस का 135 डेज है ऑन एन एवरेज और 1250 यहाँ पर mm क्या है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट। लेकिन ऑन एन एवरेज आप लोग जानते हैं कि 1200 से लेके 1500 mm यहाँ पर क्या होती है आपकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। वो अलग अलग आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस और उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहा। अच्छा, ये यहाँ पर जो है इनकी इरिगेशन तो रिक्वायरमेंट इतनी दे दी, और कई बार हमें बोला जाता है कि क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज क्या होती है, उसके बारे में हम लोग कैसे बताएंगे। देखो, क्रिटिकल इरिगेशन का मतलब ये होता है कि उस स्टेज में अगर आपके प्लांट के लिए वाटर अवेलेबिलिटी को हमने डिले कर दिया तो आपकी यील्ड या प्रोडक्शन के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए इसका जो क्रिटिकल इरिगेशन टाइम होता है उस टाइम पर क्रॉप के लिए वाटर अवेलेबिलिटी करवाना बहुत जरूरी होता है। नेसेसिटी हो जाती है कि उसमें अगर आप डिले करते हो तो क्रॉप यील्ड या प्रोडक्शन में आपको डिले हो जाएगा। जैसे हम लोग वीट की बात करते हो तो वीट में जो आपका सीआरआई स्टेज होती है, क्योंकि उसमें आपका जो है इनिशियल जो हमारी रूट डेवलप हुई थी उसके रेडिकल पोर्शन से, वो रूट आपकी डिसेमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसके जो बेसल या नोडल पोर्शन होता है उसमें से क्या होती है रूट इमर्ज आउट होती है। और उनको इनिशियल स्टेज में वाटर अवेलेबिलिटी करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो रूट जितनी बेटर डेवलपमेंट होंगी उतना ही वहां पर आपका जो है बेटर वहां पर टीलर डेवलपमेंट हो पाएगा। और जितने बेटर टीलर होंगे, जितने नंबर ऑफ टीलर ज्यादा होंगे, उतना ही आपका यील्ड या प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ टीलर्स के ऊपर हमें फोकस करना है। तो वो किससे फोकस हो पाएगा, उसी रूट के भी यहां पर। तो इसी प्रकार से क्रिटिकल स्टेजेस, जैसे ज्यादातर अगर हम सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो उनमें जो क्रिटिकल स्टेज आपकी होती है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि जो फ्लावरिंग टू, जो यहां पर अगर स्टेज हम बात करते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज जो है, इनिशियल फ्लावरिंग स्टेज जो होती है वो आपकी काफी क्रिटिकल होती है। जैसे हम राइस की बात करते हैं तो राइस में जो क्रिटिकल स्टेज है वो क्या होती है आपको पता है, पेनिकल है ना, जो इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस स्टेज होगी वही आपका इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ग्राउंडनट में क्या होता है, ग्राउंडनट में पैगिंग स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी प्रकार से सोरगम में क्या होता है, ईयर या हेड स्टेज इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी इसका इन्फ्लोरेसेंस हो गया। और पैगिंग जो है वो यहां पर क्या होता है, पैगिंग आफ्टर द इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर जर्मिनेट होने के बाद उसके अंदर फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फिर उसके बाद वो पैग सॉइल में पेनिट्रेट करता है। तो आपको पता है सॉइल का लूज होना बहुत जरूरी होता है, जब प्रॉपर मॉइस्चर होगा तो उसमें वो आपका इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा पैग, इसीलिए पैगिंग स्टेज पर इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेसल स्टेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टेसल क्या होता है मेज के अंदर, तो आपका एक मेल फ्लावर टाइप होता है यहां पर, है ना। अगर हम बात करें शुगरकेन, तो शुगरकेन में क्या होता है, अच्छा शुगरकेन के अंदर आपका यहां पर आपको पता है इनफ्लोरेसेंस आता ही नहीं है, इसमें तो वेजिटेटिव स्टेज ही रहती है। लेकिन वेजिटेटिव स्टेज में कौन सी, तो याद रखना फॉर्मेटिव स्टेज क्या होती है, मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती है। अब ये फॉर्मेटिव क्या है, जब इसमें जूस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको भी पता है कि शुगरकेन के लिए जूस कंटेंट ही तो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपकी अलग अलग क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, उसको समझना स्टार्ट करो। रट्टा अगर मारोगे तो बहुत लंबे टाइम तक रट्टा नहीं जाएगा। अगर आपको एक समझ इसकी आ गई कि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है, तो ये लॉन्ग टर्म तक आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप एक विद ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इनका आंसर कर सकते हो, और यही एक इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट की जो है पहचान होती है। अदरवाइज तो देखो मतलब रट्टा तो हर कोई मार के बैठा है, तो वो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग रट्टा मार के काम चलाओ, ये मेरी जो है रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए नहीं है। फिर आप लोगों के लिए एक अगला क्वेश्चन है, ए डे रिसीविंग मोर देन डैश mm रेनफॉल इज कॉल्ड एज क्रॉप रेनी डे। तो आपका एक दिन है जो कि यहां पर कितने mm से ज्यादा वाटर रिसीव करता है, जिसको हम लोग क्रॉप रेनी डे बोल सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा एक दिन के अंदर जो बरसात होती है, रेनफॉल होता है, उसके बिहाफ पर हम लोग एक दिन को रेनी डे, क्रॉप रेनी डे इनके अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो रेनी डे होता है वो होता है कि अगर किसी भी दिन 2.5 mm से ज्यादा अगर बरसात हो गई तो वो हमारा क्या होगा, रेनी डे होगा। लेकिन क्रॉप रेनी डे तब होता है जब किसी भी दिन 5 mm से बारिश क्या होती है जी, ज्यादा होती है, ये भी जरूर याद रखना। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका
जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है उसमें रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है अगर प्रॉपर टाइम पर रेनफॉल आ जाए, है ना, तो यहां पर आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर मेजरली अगर हम बात करते हैं तो रेन जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली रेन के बिहाफ पर 51.2% एरिया यहां पर क्या है, रेनफेड एरिया है, मतलब जिसमें केवल बारिश के आधार पर ही खेती होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ड्रिजलिंग और रेनफॉल, ये दो प्रकार के आपके वर्ड हम लोग यहां पर यूज करते हैं। ड्रिजलिंग का मतलब होता है कि जब आपका वाटर ड्रॉपलेट का साइज 0.5 mm से छोटा हो उसको हम लोग ड्रिजलिंग बोलते हैं। और अगर वाटर ड्रॉपलेट का साइज 0.5 mm से 4 mm, जो यहां पर एक नॉर्मल रेनफॉल आपका जो ड्रॉपलेट होता है उसका साइज होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर आपका रेनफॉल बोलते हैं। तो याद रखना रेन क्या होता है, रेन 0.5 mm से 4 mm के बीच में जो एक ड्रॉपलेट का साइज है उसके लिए हम लोग यहां पर वर्ड यूज करते हैं रेन। और रेन आपको पता है आज इंडियन कंडीशन के अंदर, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट ज्यादा है, इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो वो आपका क्या है, मॉनसून डिपेंडेंट ज्यादा है, हम लोग मॉनसून पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आपके कुछ ऐसे स्टेट्स मैंने एग्जांपल यहां पर बताए हैं जहां पर बारिश आती है तो बहुत अच्छे लेवल पर ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, इनके पास पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां पर भी पानी की अवेलेबिलिटी यहां पर हुई है या बारिश अगर किसी टाइम पर अच्छी हुई है तो इनके यहां पर प्रोडक्शन भी काफी अच्छा निकलकर सामने आता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर की एंश्योरिटी की जाए। तो ये जो वाटर यहां पर जो भी आता है उस वाटर को आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम लोग मैनेज करके और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आपका यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अब राजस्थान के पर्सपेक्टिव ये जो है आपका लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो यहां पर ड्रॉट की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, रेनफॉल अगर प्रॉपर टाइम पर नहीं आती है तो देखो यहां पर ड्रॉट का मतलब होता है कि किसी भी एरिया के अंदर जितनी वहां पर आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन है उतना वहां पर अगर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि वाटर किसी भी एरिया में अगर आपका बारिश की फॉर्म में आता है या किसी भी वाटर आपका जो है नीचे अर्थ के सरफेस पर आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन से कम है आपका, तो उस केस में वहां पर ड्रॉट की कंडीशन अकर करती है, क्योंकि वहां पर इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है जी, ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर ज्यादातर ड्रॉट की कंडीशन आती है। अब ड्रॉट को कई बार हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आपका एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, ठीक है, इसी प्रकार से फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है, सोशल इकोनॉमिक ड्रॉट होता है। तो यहां पर जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, अगर किसी भी ईयर के अंदर 75% जो आपका रेनफॉल है उससे अगर डिक्रीज हो जाए तो उस केस में हम उसको बोलते हैं जी मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। अगर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट लंबे टाइम तक रहता है तो जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि पॉन्ड, रिवर्स, लेक, इनके अंदर भी पानी आपका डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और फिर हमारा आता है कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट अगर लंबे टाइम तक है तो वहां पर जो आसपास प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनके लिए भी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, यानी कि जो हमारे क्रॉप हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो उस केस में वहां पर अकर करता है जी एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है। तो ये मतलब एक सिंपल सा तरीका है, एक के साथ दूसरे को कनेक्ट करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के जमाने के अंदर हमने शॉर्टकट के माध्यम से हर चीज को शॉर्टकट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, और यही एक कारण होता है कि हम लोग इतने अच्छे से आंसर्स इनके नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, मैं पिछले 1 साल से इतनी तैयारी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बताइए मैं क्या करूं। तो मेरा एक मानना यह है कि आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप उतना ही टाइम उस चीज को देते हो, जब उतना ही वर्क उसके ऊपर लगाते हो, जितना ही आप लोग वहां पर उस पर स्पेंड करोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितना उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है कि उतना ही आपका सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा मतलब लंबे टाइम तक पढ़ने से या फिर ज्यादा कोचिंग ज्वाइन करने से कोई जरूरी नहीं कि आप लोग सिलेक्शन ले पाते हो। अगर आप कोई भी कंटेंट को प्रिसाइजली अच्छे से पढ़कर और एग्जाम अगर देते हो तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन आराम से हो जाता है। और यही बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटजीज भी होती है। हम लोग देखते हैं कि यार बहुत कम पढ़ता था फिर भी सिलेक्शन हो गया। अब ज्यादा पढ़ने से इसकी गारंटी नहीं है कि आप लोगों को याद ज्यादा हो रहा है, आपको कंटेंट ज्यादा कवर किया जा रहा है। आप 10 घंटे एक टेबल पे बैठे हो और एक घंटे बैठे हो, तो वहां पर 1 घंटे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपने 10 घंटे के अंदर 10 पेज भी नहीं पढ़े, तो फिर कोई फायदा नहीं है वहां पर। तो आपकी जो एक क्वालिटेटिव टाइम है वो अगर आप उसको देते हो तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आपका इसका आंसर क्या हो गया, मोर देन 5 mm। अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है कि इन सेमी एरिड रीजन
आपका प्रेसिपिटेशन एंड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन रेशो स्टैंड बिटवीन। तो ये जो आपका यहां पर प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एरिडिटी इंडेक्स से, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू है वो एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू है कि एरिडिटी इंडेक्स किसी भी रीजन का कितना होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि यहां पर ये सेमी एरिड रीजन है। तो इस एरिडिटी इंडेक्स के रीजन इंडेक्स के बिहाफ पर हम लोग किसी भी रीजन को 5 आपके अलग अलग रीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रीजन यहां पर बात करें तो ये कौन कौन से हैं, तो आपके सामने है। देखो सबसे पहले हमारा एरिड है, फिर सेमी एरिड है, फिर ड्राई सब ह्यूमिड है और आपका सेमी ह्यूमिड और ह्यूमिड है। तो यहां पर आपका सेमी एरिड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0.2 से 0.5 के बीच में, और 0.2 से भी नीचे चला जाएगा 0.05 तो ये आपका एरिड में आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू 0.5 से 0.65 है तो सब ह्यूमिड है, और 0.65 से 8 है तो वो आपका सेमी ह्यूमिड है, और 0.8 से अगर 1 तक चला जाता है या उससे ज्यादा होता है तो वो हमारी कंडीशन जो है ह्यूमिड की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्या है, एआई, एआई मतलब एरिडिटी इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखना एआई यानी कि एरिडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये एक वैल्यू है कि किसी भी रीजन के अंदर वहां पर आपका जो बारिश कितनी हो रही है। अब जैसे मान के चलो, इसको समझने के लिए आप छोटा सा फंडा समझ के चलो, जैसे मान के चलो किसी भी रीजन में आपकी 100 mm बारिश होती है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है जी, आपका ये क्या है, प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कितना हुआ, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या डिफरेंस है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वाटर किसी भी फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर आता है, लेकिन ज्यादातर हमारा जो वाटर सरफेस पर आता है वो आपका रेनफॉल की फॉर्म में ही आता है, इसलिए हम इसको रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन को सेम मान लेते हैं। लेकिन प्रेसिपिटेशन में कोई भी फॉर्म हो सकती है, ड्यू हो सकती है, आपका हेलस्टॉर्म हो सकता है, ड्रिजलिंग हो सकती है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा जो जैसे मान के चलो बूंदाबांदी हुई तो वो भी तो हो सकती है ना यहां पर आपका। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन कितना होगा जी, 100 mm हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन यहां पर था तो वो कितना हुआ यहां पर, वो मान के चलो कि 150 आपका mm हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन करना था, तो ये 150 हो गया जी। कितना हो गया, ये अगर हम बात करेंगे तो निकल के आएगा कितना, 5 2 5 3, तो 2/3 कितना हो गया जी, 3 6 0.6 अप्रोक्सीमेटली। तो कहां पर जा रहा है ये आपका, तो 0.6 और 6, तो ये आपका इससे वैल्यू ऊपर चली गई, तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो कभी भी किसी भी प्रकार से इनको समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो, जितना रट्टा मारोगे उतना ही दिक्कत आएगी, ठीक है। वहां आपका हर चीज को एक पर्टिकुलर आप एग्जांपल के माध्यम से समझिए, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए कि क्या बोला जा रहा है वो समझिए। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। दिमाग में अगर ये चीजें बैठ गई कि भाई क्या पूछा जा रहा है, क्या हम लोग बताने जा रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, अगर ये चीजें क्लियर होती है ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है इन एग्जाम्स को क्रैक करना। चाहे कोई भी आपका एग्जाम है, ये किसी एक सिंगल एग्जाम की स्ट्रेटजी नहीं है, ये हर एग्जाम के अंदर यही फॉलो अप होता है, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग उठा लो दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी, कैलकुलेट द कमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड फॉर 2 hectare with following information available. Formulation is the wettable powder and dose of spray is the 4 gram actual ingredient per hectare. तो देखो एक्चुअल इंग्रेडिएंट यहां पर क्या है आपकी, पर हेक्टेयर कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है। अब देखो 4 ग्राम जो है यहां पर आपका क्या है जी, एक्चुअल इंग्रेडिएंट, आई थिंक सो ये जो वेटेबल पाउडर यहाँ पर फॉर्मुलेशन है इसमें माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों को मैं काम करूँगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो में दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके अंदर न्यूमेरिकल्स में आपका ये न्यूमेरिकल और ऐसे ही न्यूमेरिकल और भी क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार अगर आपको डाउट समझ में ना आए, बाकी अगली वीडियो में इसको करवा दूंगा, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वरना मैं आपको करवा देता। इसके अंदर ना वैल्यू कोई ना कोई है, जैसे मान के चलो कोई भी वैल्यू आपकी होती है ना, किसी भी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं, ये मान लो कि ये आपकी वैल्यू है 50 WP, मतलब 50% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा 100 ग्राम अगर केमिकल है कोई भी, तो उसमें 50 ग्राम क्या है जी आपका एक्चुअल इंग्रेडिएंट होता है। अब आपको पता है कोई भी जैसे आप लोग केमिकल ये परचेज करके लेके आते हो ना, इसमें जो इफेक्टिव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप दारू पीते हो, है ना सब लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। अब यहां पर अगर हम दारू की बात करें तो दारू में जैसे आप लोग बियर पीते हो, तो बियर में अल्कोहल आपका कितना होता है,
तो अप टू 10% होता है, या फिर किसी में ज्यादा कम हो सकता है। मान के चलो बियर के अंदर हमारा 10% क्या है, आपका अल्कोहल परसेंटेज है, बाकी 90% क्या है, उसमें पानी तो है आपका। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो 10% है ये इसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट है, क्या, अल्कोहल। उसी प्रकार से हमारी जो फसल के ऊपर हम लोग कोई भी कीट या कोई भी इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल आपका यूज करते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, इससे मैटर नहीं करता, हम उसके अंदर जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट होता है ना, वो आपका उतना यहां पर उसकी परसेंटेज हमेशा मेंशन की जाती है कि 50 WP होगा या फिर 50% होगा, जो भी होता है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आपका 50, जैसे 100 ग्राम केमिकल है तो उसमें 50 ग्राम आपका क्या होगा, एक्चुअल इंग्रेडिएंट होगा अकॉर्डिंग टू 50 WP अगर हम लोग लिखते हैं तो, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि अगर 2 हेक्टेयर है तो 2 हेक्टेयर में 4 ग्राम आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है दवाई की, और हमारे पास जो आपका पूरा 1 लीटर होता है या फिर आपका 1000 ग्राम है, क्योंकि हमने क्या देखा, वेटेबल पाउडर है तो ग्राम में होगा, वो आपका लीटर में नहीं होगा, तो 1000 ग्राम। अब देखो 1000 ग्राम उसके अंदर क्या होता है, 1 किलोग्राम में दवाई आपकी होती है, और 1000 ग्राम में 500 ग्राम क्या होता है जी आपका, वहां पर उसके अंदर हमारा एक्चुअल इंग्रेडिएंट है। और हमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट कितना चाहिए जी, 4 ग्राम चाहिए। तो देखो एग्जांपल के तौर पे आपका 1 हेक्टेयर में 4 ग्राम चाहिए, 2 हेक्टेयर में कितना चाहिए जी, 8 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास 500 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी तब तो हमारे पास क्या होगा, 1000 ग्राम रिक्वायरमेंट होता। 1 की रिक्वायरमेंट होगी तो 1000/500, बहुत ही सिंपल तरीका है ये तो आपका। और अगर 8 ग्राम की रिक्वायरमेंट है तो 1000/500 गुना आपका 8, यही तो रिक्वायरमेंट थी, तो ये आपका 2, और अप्रोक्सीमेटली यहां पर क्या हो जाती, 16 ग्राम की रिक्वायरमेंट हो जाती। लेकिन यहां पर हो सकता है कि वैल्यू जो भी और रही होगी, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वैल्यूज आएगा वहां पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो भी क्वेश्चन बनता है, जैसे यहां पर अगर 80 होता तो हम उसके 80 के अकॉर्डिंग कर लेते, ठीक है। तो जो भी आपका, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 800 1000/800 अगर हम करते हैं गुना 8 तो 10 ग्राम, मतलब अलग अलग लेवल पे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इन ऑर्डर टू लो टू हाई प्रोटीन कंटेंट। अब ये लो टू हाई प्रोटीन यहां पर क्या है, ये आपका ऐसा है जिसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि इसको भी अगर आप टाइम देते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये सीरियल क्रॉप है, ये फील्ड क्रॉप है ना। तो अब देखो यहां आपको पता है कि अगर हम ग्राउंडनट की बात करते हैं या सोयाबीन की बात करते हैं तो दोनों ही क्या है, एक प्रकार से लेग्यूम क्रॉप हमारी होती है, और दोनों में ही क्या होता है हमारा, इन दोनों में ही अगर हम बात करें तो नोड्यूल यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि ये दोनों ही आपकी दाल की फॉर्म में हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है, तो इनमें प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पर व्हीट और राइस से आपका ऑब्वियस सी बात इन दोनों में ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक तो पहला ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, यहां पर व्हीट की बात करें तो व्हीट में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है जी, अप्रोक्सीमेटली 11 से 13% होता है। राइस में कितना होता है जी, 6 से 7% होता है आफ्टर मिलिंग। और ग्राउंडनट में कितना होता है जी, इसमें वेरी करता है, 20 से कई बार 25% भी आपका लिखा होता है। और अगर हम सोयाबीन की बात करें तो अप टू 45% होता है। तो वही बात है, लो टू हाई पूछा गया था तो सबसे कम आपका राइस हो गया, फिर व्हीट हो गया, फिर ग्राउंडनट हो गया, और फिर जो है सोयाबीन हो गया। ये सीक्वेंस वहां पर जो भी आंसर था उसमें हम लोग फॉलो कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, इन जैसे आपके फैक्ट को कवर करने के लिए आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास हमारी जो एग्रीकल्चर टेबल की बुक है, आप उसको ले सकते हो, बहुत आसानी से इसके अंदर हर एक कंटेंट को टेबुलर फॉर्म में कवर किया गया, ठीक है। मतलब एक एक टेबल के अंदर आपका एक एक कंटेंट बहुत अच्छे से समराइज करके इनके अंदर क्या किया हमने आपका प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। तो इनको अगर आप लोग इस बुक को ले सकते हो, बहुत ही मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ है, और जितने पेजेस है उतने इसकी कॉस्ट है, उसी के साथ ये आपको कंटेंट मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जितनी इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी आती है उसी कॉस्ट में आपको ज्यादातर हम लोग, क्योंकि देखो हमारा काम है कि जैसे ये जो कंटेंट होता है ना, इसमें हमें मार्केटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग यहां से अर्निंग हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे है कि अगर किसी की हेल्प भी हो जाए तो वो भी बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये काफी मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस अबाउट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम सीड रेट जो है वो यहां पर हाइब्रिड राइस का कितना होता है, तो ये आपका 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए होगा। लेकिन हाइब्रिड राइस का प्रोडक्शन जो है वो या तो 3 लाइन सिस्टम होता है, ये हमारा क्या होता है 2 लाइन सिस्टम होता है। अब देखो 3 लाइन सिस्टम में क्या होता है, एक मेल स्ट्राइल लाइन होती है जिसको हम लोग जानते हैं आपका ए लाइन से,
एक आपकी मेंटेनर लाइन होती है जिसको हम बी लाइन से जानते हैं, और एक आपकी रिस्टोरर लाइन होती है जिसको हम आर लाइन से जानते हैं। तो इसमें 3 लाइन आपकी होती है। लेकिन अगर हम 2 लाइन सिस्टम की बात करें तो यहां पर क्या है आपका एनवायरमेंट जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि आपकी फोटो सेंसिटिव वगैरह इन फैक्टर से, या थर्मो सेंसिटिव जो है मेल स्टेरिलिटी होती है, मतलब ये आपका टेम्परेचर या क्लाइमेट के जो फैक्टर्स होते हैं उनसे आपका क्या होती है, रेगुलेट होती है। और इनके अंदर केवल 2 ही लाइन होती है, एक तो ये मेल स्ट्राई लाइन होती है और एक आपकी रिस्टोर लाइन होती है, जिससे हम लोग कंट्रोल कंडीशन के अंदर करके इनको क्या कर सकते हैं, इनकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। ये आसान होता है, ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बाकी आप ब्रीडिंग के अंदर इसको पूरा अच्छे से कवर करते हो, लेकिन ये हमारी 2 लाइन और 3 लाइन सिस्टम होता है, जो कि हम लोग हाइब्रिड राइस, जो आपको कोई भी हाइब्रिड होता है सीड प्रोडक्शन, उसके अंदर इनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर हमारी बारी, और किस हाइब्रिड के अंदर, आपकी जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, आपके जो पोलन होते हैं ना वो एनक्लोज्ड होते हैं और उनको रिमूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और वो फिर आपके लिए टेक्निकली जो है वो काफी लेंथी और प्रोसेस आपका चला जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड टू प्रिवेंट ग्रीनिंग इन पोटैटो। अब देखो पोटैटो का ग्रीनिंग का मतलब क्या है, आलू जो होता है ना वो ग्रीन हो रहता है। अब देखो आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कई बार आपने देखा होगा, अगर वो टेम्परेचर में एक्सपोज्ड हो जाए या फिर किसी प्रकार से भी आप ये मान लो कि उसको भाई प्रॉपर वहां पर वाटर नहीं मिल पाए, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आलू आपका इस प्रकार से ग्रीन कलर हो जाता है। तो वो आपका 2 कारणों से होता है, एक तो आपका क्लोरोफिल का ज्यादा वहां पर फॉर्मेशन होना, और दूसरा हो जाता है जी यहाँ पर आपका एक कंपाउंड है जिसको हम सोलेनिन के नाम से जानते हैं, उसके डिपोजिशन होने की वजह से। अब क्लोरोफिल के डिपोजिशन होने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो सोलेनिन डिपोजिट होता है ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, और अगर हम इस आलू को कंज्यूम करते हैं, हम इसको खाते हैं, तो क्या होता है कि ये टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। इस केस के अंदर हम लोग जो है बीमार भी पड़ सकते हैं, इवन तो डेथ तक भी हो सकती है। तो इसीलिए इन केसेस में ये ग्रीनिंग जो पोटैटो की होती है वो हमें रोकना बहुत जरूरी होता है। अगर वो आपके स्टोर हाउस में होती है तो उसको हम लोग एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर वो फील्ड कंडीशन में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, यानी कि उसको कवर करते हैं। तो बेटर ट्यूबराइजेशन के लिए, ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, अर्थिंग अप करते हैं। लेकिन यही अर्थिंग अप अगर हम बात करें तो शुगर केन में अगर हम करेंगे, किस में करेंगे, आपका शुगर केन में, या फिर हम लोग करेंगे किसके अंदर, आपका ये शुगर केन में भी कर सकते हैं, आपका ग्राउंडनट में भी कर सकते हैं। तो ग्राउंडनट में तो पैगिंग फॉर्मेशन या पोड डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ग्राउंडनट में करते हैं। शुगर केन में अर्थिंग अप इसलिए करते हैं ताकि प्लांट को लॉजिंग के अगेंस्ट में हम लोग रोक सकें, और यहां पर जो अर्थिंग अप किया जाता है इसका कारण होता है कि इसकी ग्रीनिंग जो पोटैटो की है वो रोकने के लिए, और दूसरा बेटर ट्यूबराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको करते हैं। तो तीनों में ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी सेम है, जिसके अंदर मिट्टी को आपका प्लांट के सहारे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। क्योंकि अब देखो पोटैटो और ग्राउंडनट में गिरने की समस्या नहीं है, क्योंकि पौधा काफी छोटा होता है, वहां पर लॉजिंग की कोई समस्या नहीं आने वाली। तो यहां पर हम लोग क्या चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा जो बेटर पॉट डेवलपमेंट हो सके और इसमें आपका बेटर ट्यूबराइजेशन हो सके। अब बारी आती है जी नेक्स्ट, आपकी शुगर बीट की जो फैमिली है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, चिनोपोडियेसी, पेडिलियेसी, यूफोर्बियेसी, या फिर आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेडिलियेसी यहाँ पर। तो जैसे हम लोग आपके सीरियल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर आपके ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहीं अगर पल्सेस की बात करते हैं तो लेग्यूम क्रॉप से बिलोंग करते हैं। तो वहां पर ही आपका अलग अलग क्रॉप्स के अंदर जो फैमिली है उनको जरूर याद करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस कई बार निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रियल वैल्यू ऑफ सीड हैविंग द 80% प्योरिटी एंड 70% जर्मिनेशन। तो जो रियल वैल्यू ऑफ सीड होता है उसको हम निकालने के लिए प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका कितना हो गया, 70 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका यहाँ पर 7 8 56, तो ये आंसर 56। चलिए नेक्स्ट हमारा है एग्री सिल्वीकल्चर। देखो ये यहां पर टर्म्स कंफ्यूज करती हैं। तो देखो एग्रीकल्चर का मतलब तो आप लोगों को पता है, वैसे हम लोग देखो एग्रीकल्चर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आपका मतलब होता है कि एक ऐसी आर्ट और साइंस जिसमें एक लैंड को यूटिलाइज करके हम लोग कल्टीवेट करते हैं आपके क्रॉप को या फिर रेयर करते हैं एनिमल को, ऐसी प्रैक्टिस को आपका एग्रीकल्चर बोला जाता है। लेकिन यहां पर जब नॉर्मली हम इस प्रकार से एग्रीकल्चर वर्ड यूज करते हैं तो ज्यादातर आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कॉमन वर्ड हमारा यूज किया जाता है, और साथ में यहां पर दूसरा वर्ड आ गया जी सिल्वी कल्चर। और सिल्वी जो कल्चर वर्ड है वो यहां पर आपका ट्रीज को प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्रॉप प्लस ट्रीज कहां पर ये आपकी बेटर है, तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका क्रॉप प्लस फ्लावर है या क्रॉप प्लस ग्रास है या क्रॉप प्लस एनिमल है तो ये आपका यहां पर क्रॉप प्लस एनिमल तो पूरा एक कंप्लीट वैसे एग्रीकल्चर में टर्म हम लोग यूज ही करते हैं, ठीक है, ओवरऑल ब्रॉड लेवल पर। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर ट्रीज जो है उसके साथ में जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग
ग्रासेस की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी। और वहीं पर अगर हम एनिमल की बात करें तो इनके लिए लाइव स्टॉक वर्ड यूज करते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं। अब जैसे ट्रीज के साथ में अगर हम एनिमल की रेयरिंग करते हैं तो वो आपका होता है सिल्वी पास्चर, है ना। अगर हम ट्रीज के साथ में आपके हॉर्टिकल्चर को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिल्वी हॉर्टिकल्चर, है ना। तो आपका अगर हम वहां पर एग्री सिल्वी पास्चर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन, ट्रीज प्रोडक्शन और वहां पर आपके एनिमल का भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजीज कंफ्यूज कर लेती हैं। लेकिन आपको अगर वही बात है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का पूरा अच्छे से डिटेल में नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी आपको डाउट रह जाता है। फिर आपकी बारी आती है जी, विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फाइबर बोथ। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि ऑयल और फाइबर दोनों को, वैसे तो अगर हम बात करें तो आपको पता है फाइबर हमारा या तो हम सीड फाइबर एज ए यूज करते हैं, किससे प्रोडक्शन होता है, या आपका कॉटन से होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो स्टेम से फाइबर आपका किससे मिलता है, जिसको हम बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहां से। तो ये हमारा क्या होता है जी, जूट और मेस्टा होता है, जूट और मेस्टा होता है। वहीं पर अगर हम लीफ फाइबर की बात करें तो आपको पता होगा लीफ से फाइबर आपका किस किस प्लांट से मिलता है यहां पर, तो वो आपका एगेव और पाइनएप्पल से मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि ऑयल भी प्रोडक्शन करता है और आपका फाइबर भी प्रोडक्शन करता है, तो शायद आप नाम से यहां पर आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये आपकी क्या है, एलसी। अलसी का दूसरा काम कॉमन नेम क्या होता है यहां पर, लीन सीड। तो लीन सीड यहां पर क्या है, ऐसी एक ऑयल सीड क्रॉप है जिससे आपका ऑयल और फाइबर दोनों ही यहां पर हमें प्रोडक्शन में मिलता है। अब आपकी अगली बारी आती है जी, विच वन इज द नॉन एडिबल ऑयल केक। इनमें से कौन सा आपका नॉन एडिबल ऑयल केक होता है। तो कोकोनट हम लोग ऑब्वियस सी बात है यूज करते हैं, रैपसीड और मस्टर्ड तो बहुत अच्छे से हमारा यूटिलाइज किया जाता है एनिमल्स को फीड करने के लिए, ग्राउंडनट केक भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कैस्टर जो हमारा अरंडी का तेल होता है, तेल निकालने के बाद उसके केक को यहाँ पर नहीं कंज्यूम किया जाता। तो इसका कारण होता है क्योंकि ये रिसीसिन नाम का एक हार्मफुल आपका इसके अंदर एल्कलॉइड एक टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका यहाँ पर जो है अल्टीमेटली डेथ तक भी कोज करता है। और अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, या फिर अगर हम बात करें तो और भी पीछे अमेरिका के काफी राष्ट्रपति हैं जिनको मारने के लिए रिसिसिन जो कंपाउंड है उसको आपका भेजा गया था। और बोला जाता है कि ये कंपाउंड अगर प्योर फॉर्म में अगर आपकी बॉडी के ऊपर यानी कि आपके जैसे हैंड के ऊपर भी पड़ जाता है तो उससे पोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आई एम नॉट दैट मच क्या बोलते हैं इसके अंदर यहाँ पर एक्सपर्ट हूं, लेकिन फिर भी जो मैंने अपना स्टडी किया उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि अगर वो कंपाउंड आपकी बॉडी में चला जाता है इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स के थ्रू, तो भी आपका जो है इवन दो जो है पैरालिसिस जैसी समस्याएं कोज कर सकता है। तो ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड होता है, लेकिन ये प्योर फॉर्म में बनाना पड़ता है तभी इसकी जो है इतनी जो है आपका यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर ये छोटा अमाउंट में भी है तो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर हम बात करते हैं जी यहाँ पर आपका विच इज द मोस्ट एफिशिएंट इंप्लीमेंट फॉर द लैंड ग्रेडिंग व्हेन एनिमल पावर इज यूज्ड इन द जॉब एंड फील्ड आर ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम साइज। क्या है यहाँ पर, which of the most efficient implement for land grading when animal power is used in the job and the field are of the small and medium size। तो ये आपका क्या होता है, बक स्क्रैपर होता है। ठीक है, बुलडोजर भी नहीं होगा, लैंड प्लेन भी नहीं होगा, वुडन फ्लोट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका बक स्क्रैपर। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि टू मेजर द कंपैरेटिवली हाई डिस्चार्ज फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल और ए वेल आउटलेट एट द सोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर आपका हाई डिस्चार्ज फ्लो है एक इरिगेशन चैनल के अंदर और आपका वहां पर अगर आउटलेट के ऊपर वो स्टोर है तो उसमें आपका कौन सी डिवाइस जो है बेटर स्टोर यूज की जाएगी। इसका आंसर करो, मैं तब तक यहां पर ड्रिंक पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, प्लीज पानी देना यार, जल्दी से आंसर करिए इसका।
ये कंप्लीट हो जाएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 10-15 मिनट मानिए मैक्सिमम। जी, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू मेजर द कंपैरेटिवली हाई डिस्चार्ज फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल और ए वेल आउटलेट एट द सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट शूटेड। तो इसमें आपका जो बेस्ट शूटेड है वो यहाँ पर कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर वियर हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। फिर हमारी बारी आती है जी, विच टाइप ऑफ पंप डिस्चार्ज द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिगार्डलेस ऑफ द हेड अगेंस्ट विच ऑफ दे ऑपरेटेड। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप जो पंप होगा वो आपका क्या किया जाएगा, यूज किया जाता है। फिर हमारी बारी आती है जी, डैश इज द सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन वीट। अब देखो ड्वार्फिंग जीन इन वीट की बात करते हैं तो उसका सोर्स क्या है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ड्वार्फिंग जीन नहीं पूछा, उसका सोर्स पूछा है। तो हम लोग ज्यादातर जो है नोरिन 10 को एज ए जीन पढ़ते आए, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है भाई साहब, यही आपका ड्वार्फिंग जीन का सोर्स होता है। जीन तो आपका होता है जी RH1, RH2 और RH3, लेकिन ये 3 जो है वो टॉम थम वेराइटी से लिया गया है। नोरिन 10 वेराइटी जो है इससे यहाँ पर RH1 और RH2 जीन लिए गए हैं, लेकिन टॉम थम नाम की वेराइटी है जिससे यहाँ पर क्या किया गया, RH3 जीन लिया गया। इसी के साथ में अभी RH13 लास्ट जीन है जो कि अभी आपका जो है फाइंड आउट किया गया था, जिसको एज ए यूज किया गया था आपके राइस के अंदर। तो लेकिन इसके भी अल्टरनेटिव फाइंड आउट किए जा रहे हैं, और ये आपका राइस के अंदर ड्वार्फिंग जीन का सोर्स है, और जीन का नाम क्या है, SD1 है। तो इनको मतलब अच्छे से पढ़ा करो, ये नॉलेज भी कई काम दे जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, which among the following is considered as objectionable disease in pearl millet seed production। इनमें से कौन सा आपका एक ऑब्जेक्शनेबल डिजीज कंसीडर किया जाता है, किसके लिए, आपके पर्ल मिलेट के सीड प्रोडक्शन के लिए। तो पर्ल मिलेट का सीड प्रोडक्शन, अच्छा ये इसका फ्लावर होता है, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से इसके अंदर जो है आपका पोलन ऑरिजिनेट होते हैं, फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर लास्ट में आपका सीड जो है वो बनता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो एरगट आपका क्या होता है जी, इंपॉर्टेंट यहां पर एक डिजीज है जो कि आपका सीड प्रोडक्शन के अंदर एज ए ऑब्जेक्शनेबल जो डिजीज है वो यहां पर क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है सीड प्रोडक्शन के लिए। फिर आपकी बारी आती है जी, GNG2177 एक इंप्रूव वैरायटी है, वो किसकी है, आपकी चिकपी की। देखो इंप्रूव वैरायटीज को जरूर याद करें ना, क्योंकि यहां से रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। विच टाइप ऑफ सीड बेड इज प्रिपेयर्ड मोस्टली ड्यूरिंग द विंटर फॉर्म। देखो विंटर फॉर्म के अंदर संकन बेड, संकन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फील्ड है, तो इस फील्ड से थोड़ा सा नीचे हट के क्या किया जाता है, इस बेड को बनाया जाता है। अब इस बेड की अप्रोक्सीमेटली डेप्थ जो है वो 10 to 15 सेंटीमीटर होती है। कारण ये होता है क्योंकि उस टाइम पर ठंडी हवाएं ज्यादा चलती है, और अगर सरफेस पे होगा तो इसका जो इंपैक्ट होगा उन प्लांट्स के ऊपर ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए ये प्लांट आपके डेड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए विंटर सीजन में क्या होता है, आपका ये संकन बेड जो होता है वो बनाया जाता है। लेकिन जो फ्लैट नर्सरी बेड होता है वो ज्यादातर आपका समर या आपके स्प्रिंग सीजन में बनाया जाता है, ताकि उस टाइम पर कोई वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है नहीं, क्योंकि बारिश वगैरह आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वहां पर फ्लैट बेड को फॉलो करते हैं। लेकिन रेज्ड बेड जो होता है वो आपका रेनी सीजन में या फिर ऐसे एरिया में बनाया जाता है जहां पर रेन का जो है रेन काफी ज्यादा अकर करता है। तो उस एरिया में क्या होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर आपके फील्ड से हम लोग उठाकर क्या करते हैं, उस नर्सरी बेड को बनाते हैं, ताकि उस फील्ड के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो सके और एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल सके, वहां से डिस्चार्ज हो सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेज्ड बेड को तैयार करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी बेड्स होते हैं, इनको भी आप लोगों को जरूर याद करने हैं। फिर आपका बारी आती है मोस्ट इकोनॉमिक एंड सेटिस्फैक्टरी मेथड फॉर द प्रिजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। तो फॉरेस्ट क्रॉप का मोस्ट सेटिस्फैक्टरी या फिर इकोनॉमिक जो आपका फिजिबल पार्ट है वो हे होता है। कारण क्या है, क्योंकि आप मॉइस्चर को ड्राई करके कंप्लीटली छोड़ दो, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई ज्यादा नुकसान यहाँ पर होता नहीं है। तो ये आपका मोस्ट इकोनॉमिक और मोस्ट चीप मेथड होता है। आप इसको बाहर भी अगर आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, इनको कुप बोलते हैं राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर, तो और इवन तो पंजाब के अंदर भी, लेकिन वहां पर क्या होता है, कुपियां कुप अलग अलग नाम से इनको दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार की शेप के अंदर आपका जो है उनको स्टोर कर लिया जाता है और बाहर जो है एक स्ट्रक्चर से बांध दिया जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर इसको जब भी रिक्वायरमेंट होती है ओपन कर लेते हैं। तो वो आपका मोस्ट इकोनॉमिक चिप है, और यहाँ पर मेकिंग हे, मतलब हे बनाकर, तूड़ी बनाकर इसको क्या करते हैं, वहां पर आपका स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग पेयर इज करेक्टली मेज्ड। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मेज्ड है, तो इसमें आपका ये एजोड्रिन मोनोक्रोटोफॉस यहाँ पर क्या है इसका, क्योंकि ये कॉमन नेम नहीं है, ये ट्रेड नेम है, और ये आपका उसका केमिकल है जो उसके अंदर पाया जाता है। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई ये ऑर्गेनोफॉस्फेट आपका है और ये इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। लेकिन बैगोन की बात करेंगे, फेंथियोन की बात करेंगे, तो बैगोन आपका एक अलग यहाँ पर ट्रेड नेम है जो कि यहाँ पर प्रोपोक्सिन के लिए यूज किया जाता है। फेंथियोन अपने आप में एक अलग यहाँ पर केमिकल है।
उसी प्रकार से डर्सबेन अलग आपका एक ट्रेड नेम है, लेकिन ये फॉस्फेमेडिन जो है वो यहाँ पर एक अलग केमिकल है। उसी प्रकार से डीडीवीपी और मैलेथियन दोनों ही आपके अलग अलग यहाँ पर क्या है, एक अलग अलग केमिकल्स है जिनको यूटिलाइज अलग अलग फॉर्म के अंदर किया जाता है। ठीक है, हाँ दोनों के पर्पस सेम हो सकते हैं, लेकिन ये केमिकल क्या है आपके अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस थे। अगेन आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए। आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम कर नहीं पाते, मेहनत नहीं हो पाती है। ऐसी बात नहीं है, आप मेहनत करके कुछ भी टारगेट अचीव कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ये आपके ऊपर करता है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अगर आप हमसे भी जुड़ना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ, मैंने बोला एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का कोर्स का आपका फीस केवल 3 दिन के लिए, सॉरी 2 दिन के लिए बचे हैं आपके, आज और कल का दिन बाकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, बाद में ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।